करा देना। नमस्कार। कर्मभूमि अहमदाबाद के पटल पर पुस्तक विमोचन के इस आयोजन में सभी उपस्थित लोगों का मैं नीरजा अपनी साथी प्रीति अज्ञात के साथ स्वागत करती हूँ। कर्मभूमि अहमदाबाद स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के लिए बनाया गया एक मंच है जो साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। कर्मभूमि के सदस्यों की अभिव्यक्ति को एक विकल्प देने के लिए कर्मभूमि अहमदाबाद अब से हर बरस एक साझा संकलन प्रकाशित करेगी। फुलवारी 2022 इसी दिशा में पहला कदम है। मैं कर्मभूमि अहमदाबाद के इस नए प्रयास की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आज की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकारा मंजू महिमा जी का स्वागत करती हूँ और उनसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद नीरजा। माँ शारदे को नमन। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार, समाज सेवी और प्रबुद्धजन सभी को मेरा हार्दिक नमन एवं अभिनंदन। आज का दिन बहुत शुभ है। आज हम इस तकनीकी जगत की एक नवीन सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। जिस किंडल एडिशन का आज विमोचन होने जा रहा है वह हम लेखकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। अब हमें किसी पब्लिशर की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही अपनी ई बुक बनाकर लोड कर सकेंगे। दूसरे ये इको फ्रेंडली तो है ही, तो सबसे बड़ा सदुपयोग ये रहेगा, कागज़ की बचत करेगा। आज कर्मभूमि के पटल से फुलवारी ई बुक का विमोचन अपार आनंद का विषय है। इसके विमोचन की मैं नाचीज आग्रह करती हूँ, अनुमति देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मंजू जी। So let us show our cover pages. इस पुस्तक में कर्मभूमि के 13 सदस्यों की रचनाएं हैं और कुछ कहानियां हैं, कविताएं हैं और ये 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। तो आइए अब सुनते हैं रचनाओं के कुछ हिस्से लेखिकाओं की ज़ुबानी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी स्मिता ध्रुव को। नमस्ते। थैंक यू नीरजा जी। प्रणाम मंजू जी, प्रणव जी, मधु सोसी जी और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रीति जी और नीरजा जी एंड कर्मभूमि आपके फॉर अ वंडरफुल इनिशिएटिव और encouraging all of it. Congratulations to all the authors. I'm very happy to share one. एक जो कहानी मैंने इसमें लिखी है अंग्रेजी में है, but I'll give you a short essence of the story और थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगी। It is about life of a woman। जब भी सोचते हैं 1914 और 2014, how far a woman has come। तो जैसे जैसे पूरा का पूरा सिनेरियो बदल, we in a way we have to be thankful कि बहुत सारा दुनिया जैसे बदल गई है for a woman। Only the end part if I'll narrate, क्या होता है कि सरस्वती है 1914 एंड उसके पिताजी बहुत बीमार है। शी इज स्टेइंग इन लुधियाना, नॉट वेरी फार फ्रॉम ग्वालियर, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है बिकॉज न्यूज़ जब भी उसको मिले बाय टेलीग्राम तब तक तो उसके पिताजी की देहांत हो चुकी होती है।
जब वो घर जाती है तो रोना धोना चल रहा है, एवरीवन इज वेरी डिस्टर्ब। थोड़ी जब भी एवरीवन इज रिकवरिंग तो उनकी माँ सरस्वती को बुला के कहती है कि देखो बेटा ऐसा हो गया है, एंड नाउ माय चाइल्ड, नाउ दैट योर फादर इज नो मोर, ललित अंकल हैज टेकन चार्ज ऑफ द होल प्रॉपर्टी, land papers and important documents, and Aruna auntie has that of the ornaments. You will be gifted one gold necklace as decided by the elders, and of course you know that there is no tradition of the property sharing for with daughters in our family. That will go with the brothers. माने उनका जो ब्रदर होता है प्रवीण और कजिन दिनेश, उन दोनों को मिलेगी। लेकिन डोंट वरी, योर कजिन सिस्टर मायावती को भी जैसे तुम्हें मिल रहा है उसको भी एक गोल्ड नेकलेस ही मिलने वाला है। और जब तक मैं हूँ, उनकी मदर इज एडिंग, बाय दैट टाइम यू कैन कम एनी टाइम एंड स्टे विथ मी। तो फिर सरस्वती सोच में पड़ जाती है कि क्या उसका मतलब ये है कि माँ के चले जाने के बाद घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। बट एज द कस्टम वॉज, शी कुड नॉट से हाँ जी माँ करके, she accepts whatever is given to her and not given to her. In 2014, 2014 is the girl, his name is Sonu, who is living in Toronto. जब भी वो घर से जब भी जॉब से आती है तो her husband says कि सोनू you have to be strong because your father is very ill, और you don't worry, मैंने तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दी है इंडिया के लिए, and you might reach there as soon as possible. डोंट वरी अबाउट आवर सन, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, लेकिन तुम पहुंच जाओ। तो सोनू इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाती है ग्वालियर विद इन 48 आवर्स, और उसके पिताजी को भी मिलती है। घर में थोड़े लास्ट ब्रेथ को शी कुड मीट हिम एंड ही पासिस अवे। फिर आफ्टर ऑल द रिचुअल्स वर ओवर, मदर टॉक टू सोनू, इट इज अ गुड कॉन्सोलेशन दैट यू कुड मीट योर फादर इन टाइम। एंड गुप्ता जी हैं, वो ही इज अ फैमिली अंकल है और ही इज लुकिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी, तो कल आके वो विल सुनाएंगे। नेक्स्ट डे मिस्टर गुप्ता जी आते हैं घर पे और बताते हैं कि विल में क्या क्या लिखा है महिपत जी ने। ही हैज डिवाइडेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट इक्वली अमॉन्ग हिज वाइफ, डॉटर एंड सन। नॉट ओनली दैट, इवन द ऑर्नामेंट्स आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। और जैसे आफ्टर अ फ्यू मंथ्स सोनू एंड रोहन डिसाइड डोनेट ऑल द मनी, माने सन थोड़ा डोनेट करते हैं पीछे, एंड हैप्पीली लिव इंडिया। एंड फाइनली शी आल्सो सेज कि मम्मी जब तक तुम मेरे साथ आके रहना चाहती हो रह सकती हो, बिकॉज यू नो द होल थिंग हैज बिकम इन अ वेरी प्लेजेंट वे, पूरा ये सब हो गया है पिताजी के पीछे। सो दिस इज माय एंड आई विल लाइक इट। एक छोटा सा है हाउ थिंग्स आर चेंज फॉर मी। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। जो आज का यथार्थ का जो है, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उस पर बहुत अच्छा आपने लिखा, उसी समस्या को लिया, क्योंकि इन समस्याओं से हम लोग भी निकल चुके हैं और हमारे साथ भी एज ए गर्ल और डॉटर जैसी समस्याएं आई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपने इसको लिया, विषय को लिया और उसके ऊपर उसको चेंजेस को बताया। बहुत खूब। थैंक यू स्मिता, इट इज़ रियली वंडरफुल स्टोरी, बहुत अच्छी रही, क्योंकि बेसिकली ये जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं ये धीरे धीरे ही आ रहे हैं, हम सब देख भी रहे हैं, और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आपने जो बताया है, वाकई इट इज़ यू नो थिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरीबडी, एंड सिंस वी ऑल आर विमेन, तो हमारे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती है इससे, isn't it? कि आप अपने घर में आप से हैं, you are respected for what you are. So it's a nice story. Thanks Smita. So next अब मैं बुलाना चाहूँगी एकता को। I think एकता is there. हाँ, एकता is there. एकता अगर आप चाहो तो वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो ऐसे भी आप पढ़ो तो भी ठीक है, क्योंकि डिस्कनेक्ट ना हो तो अच्छा है। मधु जी कुछ कहना चाह रही हैं? मधु जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ मधु जी बोलिए। जो 1914 और 2014 के बीच का जो डिफरेंस आया कि तब 14 में सिर्फ बेटों को प्रॉपर्टी मिली और 2014 में इक्वली
बेटों को और बेटियों को मिली, और जो ज्वेलरी थी बहू और बेटियों में बराबर बटी। लेकिन एक पॉइंट कंसिस्टेंट है उसके अंदर, हाँ एक पॉइंट कंसिस्टेंट है। उसमें भी ये कहा कि बेटी जब भी तुम आना चाहो घर पे आना, माँ के घर आना। हाँ और 2014 में भी यही बात आई कि या घर मदर घर डॉटर आना, जब आना चाहो तुम आना। तो या ये एक पॉइंट दोनों में कंसिस्टेंट है। एक थैंक यू। एकता अपने आप सुनाएगी, एकता की एक कविता इसी में छपी है, वो मैं आप लोग सुनना, उसके अंदर उसने बहुत सुंदर बात लिखी है। बस यही मेरा एक पॉइंट था स्मिता जी, कि उसमें यही एक बात हाँ जी, थैंक यू consistent है, मधुसूदन। है ना? यही बात एक या कंसिस्टेंट है ना? हाँ जी, आप हाँ जी, बात को आपने जो बहुत या यू कॉट द राइट। या द फीलिंग्स तो रहती है, वो जो है वो एक और या हाँ, बिजी, सही बात है। इट इज मे बी तो 100 साल लगे, मे बी होपफुली हो बदल जाए, 100% बदला होगा सब, क्या नहीं बदला पता नहीं। चलिए एकता सुनते हैं अब आप क्या चलिए। सुनाती हैं। नमस्कार आप सभी को। आप लोग देख पा रहे हैं मुझे, या मुझे ही लग रहा है कि सब देख पा रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल देखो। देख पा रहे हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे कहना चाह रही थी कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो अपना एक साल में सेशन पूरा करती है। ऐसे ही हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो थोड़े कम टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए कुछ करते हैं तो हमें लगता है हमने कुछ कम किया है। और स्पेशली अगर जब हम मायके जाते हैं तो दिवाली पे जाओ तो अधूरापन लगता है, दशहरे की याद आती है। दशहरे पे जाओ तो सावन की याद आती है, सावन पे जाओ तो होली की याद आती है। तो उसी से संबंधित एक कविता है जिसका शीर्षक है एक साल। मैं एक साल माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। दरवाजे पे सबसे पहले अपने पैरों के निशान ढूंढना चाहती हूँ। विदा होते समय लगाए हल्दी हाथों की छाप फिर से देखना चाहती हूँ। मैं पूरा एक साल माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। आंगन में पड़ी खाट पे यूं ही लोटपोट हो जाना चाहती हूँ। माँ की अलमारी में कुछ टटोलना चाहती हूँ। पूछने पर यूं ही बस कहकर बच्चों सा मुंह बिगाड़ना चाहती हूँ। मैं एक पूरा साल माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। हजारों बार देखे हुए घर में यूं ही घूम घूम कर अपना बचपन फिर से तलाशना चाहती हूँ। भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, चाची मामी, भाभी संग देर रात महफिल फिर से लगाना चाहती हूँ। बड़े दिनों बाद आई हो बिट्टू, अब के कितना रहोगी? पूछने पर आस्तीन से गीली हो आई आंखें फिर से पोंछना चाहती हूँ। मैं एक साल पूरा माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। अम्मा के बिस्तर पर लेटकर खूब सपने सजाना चाहती हूँ। सपनों संग अम्मा की खुशबू भी साथ ले आना चाहती हूँ। वो तीज की गुजियाँ, महालक्ष्मी के सुरा आंगन की दहलीज पर बैठकर फिर से खाना चाहती हूँ। मैं पूरा एक साल माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। अम्मा के लिए अपनी यादों का समंदर फिर से एक बार छोड़ के आना चाहती हूँ। एक साल में मैं पूरा एक साल माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। दरवाजे पर सबसे पहले अपने पैरों के निशान ढूंढना चाहती हूँ। विदा होते समय लगाए हल्दी हाथों की छाप फिर से देखना चाहती हूँ। मैं पूरा एक साल माँ के साथ गुजारना चाहती हूँ। लाइन कितनी सुंदर है बिट्टू, बहुत सुंदर है। कितने दिन के लिए आई हो? हाँ, पूछते हमारे हैं ना, जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में बात की जाती है। तो मेरा जाना बहुत कम होता है मायके, तो वहाँ पे मम्मी जरूर कहती हैं कि अब की कितना रहोगी गुड़िया? तो अब कितना दिन ये वाली रहोगी गुड़िया? कितना रहोगी? ये बड़ी संवेदनशील भावनाएं हैं। बहुत। जो आपके अपने घर का बच्चा होता है वही कैसे पराया हो जाता है, यही समझ नहीं आता। और निकलते वक्त हर बार कहती है देखना कोई सामान मत भूल जाना। तो बहुत बुरा लगता है कि मेरा सामान भी नहीं वहाँ छूट सकता। नहीं, मुझे लगता है उसमें फीलिंग्स ये होती है माँ की कि इसका सब मतलब ये वहां जाके ढूंढेगी, परेशान होएगी तो ये लेके जाए। परेशान ना हो। बात हाँ, ये ना आती परेशान है कि
ये घर आपका नहीं है, और फिर आपने जब अपना अलग घर बसाया है तो नेचुरली आप वहीं ज़्यादा रहोगे। और अगर बेशक 1 साल भी रह जाओ उसके बावजूद भी यही फीलिंग होगी जब हमेशा आओगी यही वहाँ से रहेगा। लौट। इसके पर ऐसा इस, लगता है ना कि शायद नहीं। 1 साल में वो चक्र पूरा हो जाएगा, थोड़ा कुछ संतोष मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी गृहस्थी नहीं छूटती है। हाँ। कहाँ छूटती है? हम अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं तो नहीं रुकते वो लोग। अरे नहीं, वहाँ ये हो रहा होगा, वहाँ वो हो रहा होगा, खाने के बिना दिक्कत आ रही होगी, ये हो रहा होगा। लड़कियां ऐसे ही, का हम लोगों का दिल दोनों तरफ रहता है। इधर भी अपने मायके में भी रहता है तो ससुराल में भी रहता है, तो दोनों तरफ की जिम्मेदारियां रहती है। बहुत तो सुंदर, बहुत ये बहुत वैसे मन तो होता है कि हम वापस अपने पिछले उसमें जाएं और उसको अनुभव करें, अपनी उन यादों को, लेकिन मुश्किल ही है ये सब। ऐसा हो नहीं कभी तो पाता। ऐसा लगता है कोई ही सुंदर कविता है कोई ये। बुजुर्ग टीचर मिल जाए, वास्तविकता में और नहीं, वो पीछे से ख्यालों में कर आवाज सकते लगाए, हैं। हाँ, पीछे से आवाज लगाए, प्रणव तू यहाँ। अब तो ऐसा मन करता है कि सड़क पे चल रही हूँ और पीछे से कोई टीचर मिल जाए, कोई बराबर की आंटी मिल जाए, बराबर रहने वाली, अरे मुनिया तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो फीलिंग तो एक अलग ही फीलिंग होती है। बहुत सुंदर। बहुत वैसे अच्छे। मैं कर्मभूमि की टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि मेरे को सालों बाद दोबारा कहीं लिखने का और कहीं प्रिंट होने का, किंडल पे ही सही पर प्रिंट होने का मौका दिया। तो आप लोग सबको इसके लिए धन्यवाद है, और आप सब जो इतना अप्रिशिएट करते हैं तो अपनों को कैसा धन्यवाद। इसलिए आप लोगों के लिए सिर्फ प्यार है। चलो, थैंक यू सो मच। एक ना बहुत ही सुंदर कविता, तुम सुनाती बहुत अच्छा हो बहुत अच्छा। और तुम तो रुलाती भी बहुत हो। मुझे आपका ही सबसे ज्यादा डर था इस बार। हाँ। अब आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम सुनेंगे चंद्रप्रभा के से उनकी कविता। शी राइट्स मोस्टली ऑन स्पिरिचुअल थीम्स एंड इमोशनल्स। तो चलिए सुनते हैं प्रभा से। वेलकम प्रभा। माइक तुम्हारा प्रभा, माइक म्यूट है। हाँ, अब आवाज आ रही? अच्छी आ रही है, बिल्कुल तेज तर्रार। मैं ब्रेक हो रही है वॉइस। एक मिनट, कट रही है। हाँ, अब सही है? हाँ, तो ये मैंने जो लिखा है रिश्तों के ऊपर लिखा है। क्या रिश्ते हमारे बहुत नजदीक भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, वही तकलीफ देते हैं, वही प्यार देते हैं, वही जीवन देते हैं, वही जीवन को कम करते हैं, कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। तो उस पे मेरा थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया मैंने लिखा है, तो वो मैं सुना रही हूँ। ये रिश्तों में मरना, मर के बिखरना, बिखर के संभलना, संभल के संवरना, संवर के निखरना, निखर के बिखरना। ये अब जो है बिखरे बिखरना नहीं। ये रिश्तों में मरना, मर के बिखरना, बिखर के संभलना, संभल के संवरना, संवर के निखरना, निखर के बिखरना। ये अब जो है बिखरे बिखरना नहीं। क्योंकि पहले जो बिखरे बिखेरे गए, पहले जो सिमटे समेटे गए थे। नहीं थी वो चाहत, नहीं थी मोहब्बत, वो झूठी सी चादर लपेटे हुए। वो चाहत थी झूठी, खबर भी नहीं थी, जो परखे उसे वो नजर भी नहीं थी। थे छोटे से सपने, थी नन्ही सी आंखें, सफर भी वही था, डगर भी वही थी। ये रिश्तों की डोरी नहीं एक जैसी, ये रिश्तों की डोरी नहीं एक जैसी, किससे बंधेगी, निभेगी ये कैसी। ये नाजुक सी है और मजबूत सी भी, जो मेरी है शायद नहीं तेरी वैसी। ये रिश्तों में सपनों का परवान चढ़ना, ये रिश्तों में सपनों का परवान चढ़ना, रिश्तों की खातिर कभी खुद को गढ़ना। ये रिश्ते नहीं है, ये है अफसोस का। ये रिश्ते नहीं है, ये है अफसोस का। ये अपनों के हाथों में अपनों का बढ़ना। हो गर पाक रिश्ते, हो गर पाक रिश्ते तो सौगात है ये, भुला ना सके ऐसे जज्बात हैं ये।
इन्हीं से है धड़कन, इन्हीं से है सांसें, लगता है इनसे ही दिन रात है। रिश्ते हैं सच्चे, हैं ये सरल, कभी है ये निश्चल, कभी इनमें छल भी। बसता है रिश्तों में हम सबका जीवन, इन्हीं में है अमृत, इन्हीं में गरल भी। बहुत सुंदर। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किंडल में बहुत सुंदर लिखा आपने। अमृत इन्हीं में गरल भी बहुत इन्हीं में बहुत अच्छा, रिश्तों में बहुत मिठास भी इसी में है तो गरल भी इसी में है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक और सुना दीजिए, है ना? इनको एक और सुना। हाँ, एक और सुनाओ तुम। हाँ, क्योंकि छोटी सी थी इनकी। ये मैंने जो इंसान खुद क्या है उसके ऊपर लिखा है कि जो तुम हो क्या वही तुम हो, जो तुम हो क्या वही तुम हो, इसी पे बात करते हैं। तुम ही हो तुम, तो क्या कहने, एक मुलाकात करते हैं। मगर ये क्या, ये जो तुम हो तुम्ही से तो नहीं लगते, जो है ये लफ्ज होठों पे तुम्हारे तो नहीं लगते। तुम्ही में तुम नहीं हो, जरा सोचो कहाँ तुम हो। तुम्ही में तुम नहीं हो तो जरा सोचो कहाँ तुम हो, कि जो दोनों में जीते हैं वहां अनहद नहीं बचते। तुम में तुम नहीं हो तो जीने का मजा क्या, जो तुम में तुम नहीं हो तो जीने का मजा क्या है। तुम्ही से तुम हो बेगाने, इससे बड़ी सजा क्या है। तुम्ही से तुम जरा मिल लो तो सब कुछ जान जाओगे, यही बोलोगे फिर उससे, बता तेरी रजा क्या है। वो दोनों तुम जो तुम ही हो, उसी तुम में डुबो देना। तुम्ही में तुमको दफना के जरा दामन भिगो लेना। वो दोनों तुम जो तुम ही हो, उसी तुम में डुबो देना। तुम्ही में तुमको दफना के जरा दामन भिगो लेना। ये कहना उससे, तुम मेरे मैं तेरा हूँ बता देना। नहीं मुझ में कोई बात नहीं, जरा ये भी जता देना। जो अब तुम हो वही तुम हो, इसी पे बात करते हो। तुम ही हो तुम, क्या कहें, एक मुलाकात। वाह। जो अब तुम हो वही तुम हो, इसी पर बात करते हैं। तुम ही तुम हो, क्या कहने, एक मुलाकात करते हैं। वाह प्रभा, बहुत सुंदर। तुमको लेके बहुत सुंदर आपने बहुत बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रिलियंट। तो अब चलते हैं ममता की तरफ। आइए ममता। नमस्कार सबको, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बुला रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही है। आ रही है आवाज। ममता आ रही है आपकी आवाज? मुझे लगता है ममता को हमारी आवाज नहीं आ रही। ओके। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। आप सब प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ। और ये फुलवारी की बहुत शुभकामनाएं सबको। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इसमें हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए। सुनाई दे रहा? हेलो, आ रही है आवाज? ममता आवाज जी आ रही जी। है आपको? मैं शुभकामनाओं के साथ सबको चलन की और आभार हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू करें। हेलो,
ममता आपका थोड़ा कनेक्शन वीक लग रहा है, लेकिन आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू ममता करिए ममता। हाँ ममता जी, आप कैमरा बंद कर लो और फिर बोलो। आप म्यूट में हो गई हैं। नहीं, ममता जी का शायद सिग्नल वीक हो गया है, अभी वो दिख ही नहीं रही है। तब तक हम कोई और कर लेते हैं, उनका शायद तब तक स्ट्रांग हो जाएगा कनेक्शन। लेट्स सी इफ शी इज हियर। या शी इज हियर। हाँ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कुमुद। ममता आपने अपना माइक ऑफ किया हुआ है। कनेक्शन लॉस्ट है। हाँ, क्या वो सडनली सबके वीडियोस खत्म हो गए? नहीं, सबके आ रहे हैं ना। सबके हैं। अच्छा, I इसका think, मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, अब आपका आ गया बात सब। करूं क्या ममता जी? हाँ सब दिखाई दे रहे हैं नीरजा। हाँ, अब खाली दे रहे एक हैं, अब दे ममता रहे हैं। का तो ला लीजिए और मैं ममता को बोल देती हूँ कॉल करके हाँ। कि बाद में आपको हाँ, ममता का बाद में कर लेंगे। एंड लेट अस वेलकम कुमुद। सो कुमुद, यू आर वेलकम, ऑल स्टेज इज योर्स। तो चलिए सुनते हैं कुमुद से। कुमुद तो स्पेस में है, वहाँ से आएगी जब है। हाँ, टाइम लगेगा कुमुद को। नहीं, आजकल तो बहुत फास्ट है। आप सभी को मेरा स्नेहयुक्त नमस्कार। आज इस तरह का मौका देने के लिए कर्म भूमि का विशेष धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं स्वयं। एक हवा का झोंका हूँ, छूकर निकल जाता हूँ। खुश हो अगर आप तो महकता समा पाओगे। ठंड लगी है पर तुम्हें गर्माहट पा जाओगे। गर्मी से गर बेहाल ठंडक तुम पा जाओगे। जब भी तुम याद करोगे पास में ही पाओगे। सुख दुख के हर क्षण में तुम मौजूद वहीं पाओगे। एक हवा का झोंका हूँ, छूकर निकल जाता हूँ। बांध नहीं सकता कोई उन्मुक्तता पहचान है। स्पर्श नहीं कर सकता मर्यादा का भान है। पकड़ नहीं तुम पाओगे बहता ही चलता हूँ मैं। एहसास अपने पन का यादों को संजोता हूँ। मन की शीतलता का कारण बनता हूँ। एक हवा का झोंका हूँ, छूकर निकल जाता हूँ। झटपट से गुजरा तो भी एहसास छोड़ जाता हूँ। कभी बांध ना पाओगे स्वच्छंद अकेला जाता हूँ। महसूस करो आसपास केवल एहसास ही हूँ। शब्द न सुन पाओगे तुम, निशब्द बहाव ही हूँ। रूप स्पर्श का भान नहीं, छलका मुझे ज्ञान नहीं। एक हवा का झोंका हूँ, छूकर निकल जाता हूँ। स्नेह खास बरसाता हूँ, निकट से आता जाता हूँ। एहसान जताता नहीं, रूठना मुझे भाता नहीं। आता नहीं ऐसी बात नहीं है, पर भाता नहीं। रूठना मुझे भाता नहीं। पहचानो तो खास हूँ, आप ही के तो पास हूँ। अपनेपन का नाता है, घूमना मुझे भाता है। कण कण में समाता हूँ, सांसों में आता जाता हूँ। एक हवा का झोंका हूँ, छूकर निकल जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम प्रणव जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ हवा का झोंका यहाँ तक आ रहा है। हाँ। सब लोग के पास तक आ रहा है और एक मुस्कान देके जा रहा है। ऐसा हवा का झोंका है। बहुत बहुत बढ़िया जी। थैंक यू। ना सन्नाटा क्यों है? मेरे हाँ। मुझे वीडियोस नहीं किसी आगे 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 की कनेक्शन में मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कनेक्शन में कोई सबको दिख रहा प्रॉब्लम है? नहीं है। एक सेकंड। हाँ, सब सबको दिख हाँ रहा है। हाँ, सब दिख रहा है, दिख रहा है, आवाज भी आ रही लेट है। अस प्रोसीड में सब लोग हैं। आवाज आवाज थोड़ी आ गई तेज ममता, हो गई आवाज तो भी आ गई। डिस्टर्बेंस हो गई लगता है। 10 लोग हैं यहाँ। हाँ हाँ,
सुनाई दे रहा है। पूरा पूरा फोटो आ सकता है इस समय, अगर कोई लेना चाहे तो। इस समय सब लोग हैं यहाँ। 2 लोग नहीं है, उनके भी मतलब कौन- मेरे कौन स्क्रीन नहीं पे है? नहीं दिख रहा है। मधु जी और प्रीति, बट एनीवे फोटोज ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि सभी दिखे। हाँ, दोनों दिखाई दे रहे हैं, मधु और प्रीति। अच्छा, मेरे फिर कनेक्शन में प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में फिर अच्छा, नहीं आएगी। मेरे में तो मेरे स्क्रीन पे सब 10 के 10 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरे पे भी दिखाई दे रहा हाँ, 5 ऊपर है, 5 नीचे है। चलिए आगे थैंक यू चलिए। कुमार, बहुत ही डीप मीनिंग पोएम थी। इसको एक्चुअली एक बार सुन के और एक बार पढ़ के, मुझे नहीं लगता कि मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मैं उसको उथले स्तर पे मैं समझ पाई हूँ, बट उसकी कुछ लाइन्स बहुत डीप थी, जो कि आई थिंक आई हैव टू गो थ्रू देम अगेन एंड देन मैं इसके बारे में शायद कुमुद से बात करूँगी पर्सनली। और ये रचना की सफलता होती है। हाँ, ये रचना एक्चुअली की सफलता होती है जो आपको बाध्य करे दोबारा हाँ, दोबारा पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं ममता आ मधु जी गई को है। इनवाइट करूंगी। ममता आ गई। अच्छा, ममता आ गई। हाँ जी, ठीक है। तो जी। चलिए पहले ममता से सुनते हैं। जी जी, और मैं अब डायरेक्ट सुनाना शुरू करती हूँ, नहीं तो इस कनेक्शन का कोई भरोसा नहीं है। आप सबको प्रणाम करती हूँ और फुलवारी के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक छोटी सी कविता रखती हूँ इसी फुलवारी से, जिसका शीर्षक है मैं संपूर्ण हूँ, क्योंकि ये नारी के लिए, नारी के द्वारा, नारी से लिखा गया है, तो उसी पे आधारित है ये मेरी छोटी सी कविता। मैं संपूर्ण हूँ। न तरुणी हूँ, न अल्हड़ हूँ, न तरुणी हूँ, न अल्हड़ हूँ, न मेनका हूँ, न अप्सरा हूँ। न तरुणी हूँ, न अल्हड़ हूँ, न मेनका हूँ, न अप्सरा हूँ, बस कुछ खोई हुई हूँ, कुछ गुमसुम हूँ। बस कुछ खोई हूँ, कुछ गुमसुम हूँ, कुछ बिखरी हूँ, कुछ सिमटी हूँ। कुछ गुमसुम हूँ, कुछ बिखरी हूँ, कुछ सिमटी हूँ, कुछ समेटे हूँ, कुछ उजड़ी हूँ, कुछ बसी हूँ, कुछ रिक्त हूँ, कुछ विरक्त हूँ, कुछ तृप्त हूँ, कुछ अतृप्त हूँ, कुछ व्यथित हूँ, कुछ फलित हूँ, कुछ वृहद हूँ, कुछ कृपण हूँ, बड़ा सा शून्य हूँ। मैं अपनी अपूर्णता में पूर्ण संपूर्ण हूँ। मैं अपनी अपूर्णता में पूर्ण संपूर्ण हूँ। धन्यवाद। तो बड़ी ऊंची कविता है ये, बहुत ऊंची कविता है। धन्यवाद मैम। ममता एक और पढ़ दीजिए। एक और एक बार बढ़ा और दो। पढ़ देती हूँ। अभी तो मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, आके मैंने एक खोली थी। इसी में और है, तुम्हारी फुलवारी में ही है। मैंने एक स्क्रीन मोहब्बत- शेयर किया हुआ है आपका, आप देखिए। एक मैं मोहब्बत एक्चुअली लैपटॉप में ही नहीं जुड़ी हूँ, फोन पे ही जुड़ी हूँ। और तो तुम अपनी मेल में से भी देख सकते हो, तुमने भेजी है तो यू कैन जस्ट ओपन इट एंड सी, है ना, उसमें से देख लो, वो इजी रहेगा। ये ड्राइव में हाँ, होंगी। मैं देखती हूँ। हाँ, मैं एक और वो करती हूँ, खोलती हूँ। पूरन भी है। सोना, एक कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है सुना है तुम कविता लिखती हो। ये शीर्षक है मेरी कविता का। और इस कभी कभी कुछ लिख देती हूँ, जज्बातों को कह देती हूँ। कभी कभी कुछ लिख देती हूँ, जज्बातों को कह देती हूँ। भावों को छलका देती हूँ, विरह वेदना सह लेती हूँ। भावों को छलका देती हूँ, विरह वेदना सह लेती हूँ। गमों को सारे पी लेती हूँ, झूठा मूठा हंस देती हूँ। गमों को सारे पी लेती हूँ, झूठा मूठा लेती हूँ। मन को कुछ भरमा देती हूँ, मन को कुछ भरमा देती हूँ। जी भर के फुसला देती हूँ। रुकती नहीं कभी भी झुककर,
रुकती नहीं कभी भी झुककर, सीधा सीधा चल लेती हूँ। सही सुना है, मैं कविता लिखती हूँ, एक जहां दिल में रखती हूँ। सही सुना है, कविता लिखती हूँ, एक जहां दिल में रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा ममता, बहुत सुंदर। एक जहां दिल में जहाँ दिल में रखती हूँ। आपने शायद फेसबुक पे भी रखी है ये वाली कविता, आज ही सुबह भी हाँ, मैंने देखी है। रखी थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही भावनाप्रद। मुझे लगता है कोई भी धन्यवाद। साहित्यकार या धन्यवाद। कोई भी कवि होगा या गद्यकार होगा, वो एक पूरे जहां को अपने दिल में रखता ही है, इसके बिना वो कलम उठा ही नहीं सकता। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। थैंक यू ममता। अब मैं इनवाइट करती हूँ मधु जी रह गया है। को। मधु जी ना अनम्यूट करो नीरजन, माइक अनम्यूट करिए पहले। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने अभी अनम्यूट करा, मैंने देखा क्या। थैंक्स ममता। एंड नाउ आई वुड Thank लाइक टू you. इनवाइट मधु जी। पहले सबसे पहले तो इतनी सुंदर ई बुक और किंडल पे आपने मैंने ले ली इसको अपने पास। पहली बार मैंने अपने पास किंडल में कोई बुक ली है और आवरण इतना सुंदर बना है इसका। और फुलवारी नाम भी बहुत सुंदर है और हम सबको बधाई है। लेकिन जो काम आप लोगों ने किया है नीरजा और प्रीति ने, आप दोनों को बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत बधाई। इतनी बढ़िया एक चीज आपने निकाल ली, हम लोगों से थोड़ा थोड़ा आपने मैटर लिया और इतनी बढ़िया बुक बन गई। नहीं तो आजकल किताब बनाना कितना मुश्किल होता है, यहाँ पब्लिशर्स के पास भागते फिरो यहाँ वहाँ, और आपने तो तुरंत बना दिया इसको। इसमें मेहनत तो आपको खूब लगी होगी, तो आपको बहुत कर्म भूमि है ना, कर्म की भूमि है। बिल्कुल एकदम जल्दी इतनी अच्छी किताब आपने बनाई और आवरण भी इतना सुंदर उसका, पूरी वाकई फुलवारी लग रही है, वो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आज जो एक नया प्रयोग आपने किया कि सब मेंबर्स से आपने रचनाएं ली और आपने एक बुक बनाई, उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। कर्म भूमि को मधु जी बधाई। अच्छा, अब मैं आप बहुत ज़्यादा दिमाग खाऊंगी नहीं आपका, क्योंकि मैं एक कहानी सुना देती हूँ। सबने कविता सुनाई, इसी किताब में एक कहानी मैंने दी थी और ये कहानी भी जो इसका शीर्षक है उसके अनुरूप ही है। ये बहुत समय से मेरे पास दबी हुई थी, कहीं पे पड़ी हुई थी बहुत समय से, और इसका शीर्षक भी ऐसा ही है, रात की चिंगारी। और ये चिंगारी मेरी कब से पड़ी हुई थी। हाँ, लेट हो क्योंकि तुम दोनों ही हो। ममता जी म्यूट कर लीजिए। हो गया? हाँ जी, म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ। 4 साल बाद शैला भारत आई। मुख्य कारण था अपनी परम सखी चारुलता से मिलने। चारू और वो अभिन्न मित्र थे, किंतु विवाह बंधन जहाँ दो को मिलाता है वहाँ किसी दो को विलग भी कर देता है। शैला चली गई जमशेदपुर और चारू रह गई दिल्ली के पंजाबी बाग में। संपन्न व्यापारी पति, 2 बेटों की और 1 बेटी की माँ। शैला की 2 बेटियां थी। जब तक वो भारत में रही दोनों मिलती जुलती रहती थी, परंतु शैला की बेटियों का विवाह 2 बड़े ज़हीन इंजीनियरों से हो गया था और दोनों ही को बढ़िया नौकरी मिली, लेकिन अमेरिका में मिली। जब तक शैला के पति सर्विस में थे, वो अमेरिका जाती तो बस कुछ महीना 2 महीना के लिए और चली आती, और चारू उसकी सहेली उसे हमेशा टोकती रहती थी, बेटी के घर ज्यादा मत रहना, बस बच्चा पैदा करा के चली आना। दिल के किसी गहरे कोने में वो सुलगती चिंगारी यदा कदा भड़क उठती थी, और जैसे ही बेटी का प्रसव खत्म होता, डंडा लेकर पति के पीछे पड़ जाती, टिकट बुक करवा लो, चलो अब वापस चले। बेटियों का आग्रह, दामादों का मान मुनव्वर उसे कुछ नहीं सुनाई देता तो बस चारू के वे शब्द बार बार यही कहती रहती थी, बेटियों
अब ये कौन सा बेटियों के घर ज्यादा नहीं रहते हैं। और बार बार उसे चारू के शब्द याद आते थे। एक बार तो उसने हद ही कर दी, निर्जल उपवास रख दिया। सबने कहा अब ये कौन सा उपवास है, निर्जला एकादशी है। शैला ने जवाब दिया, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। चारू कहा करती थी, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। उसके शब्द उसके कानों में गर्म सीसा की तरह उतरते रहते, जलते रहते थे। आज से पहले तो आपने कभी ऐसा व्रत नहीं रखा, बेटी ने प्रश्न किया। अब ये कौन सा व्रत है? परंतु उसकी जिद के आगे किसी की ना चली। पूरा दिन ना खाया ना पिया, किंतु हाय रे भाग्य। शैला के पति का अचानक हृदय गति थमने से देहांत हो गया। बेटियों ने कहा, आप हमारे पास ही रह जाओ, हमें आपकी फिक्र रहेगी। पर वो नहीं मानी और दिल्ली में जिस फ्लैट को उसके रिटायरमेंट के बाद उसके पति ने खरीदा था, वो उसमें जाकर रहने लगी। चारू के बेटे, उसकी जो सहेली चारू थी, उसके जो 2 बेटे और 1 बेटी थी, चारू के बेटे अपने पिता के व्यापार में लग गए। बिटिया बंबई चली गई। उसके पति प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, बेटी भी काम कर रही थी। जब उसके बच्चा होने वाला था, तब उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे मुंबई आ जाएं। पर चारू और बेटी के घर कदापि नहीं, वो तो कभी नहीं जाएगी। जैसे वहां जाते ही नरक में सबसे पहली सीट उसी को मिलेगी। बेटी की ससुराल से कोई आया नहीं। अब फलस्वरूप बेटी ने नौकरी छोड़ दी। बेटी का बच्चा जो पैदा हुआ, वो मानसिक रूप से कमजोर पैदा हुआ। बेटी का पूरा ध्यान अब अपने बच्चे पर केंद्रित था। शैला यूं तो अपने को व्यस्त रखती थी, बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया करने में निपुण थी। चारू के घर जाती आती रहती थी। चारू की बहुएं यूं तो बड़ी अच्छी थी और दोनों बहुओं का मायका बड़ा संपन्न था, भर भर के देते थे। कपड़ा लत्ता, मिठाई खटाई, ये तो मामूली सी बात है। वे तो जमीन, मकान, कारें, विदेश के टिकट, हार उपहार में ऐसे देते थे जैसे कोई जन्मदिन पर शुभकामनाओं का हॉलमार्क कार्ड देता है। आए दिन कभी यहाँ तो कभी वहाँ, साल में 3-4 बार छुट्टियां मनाने देश विदेश निकल पड़ते थे। उनके बेटे अधिकतर अपनी ससुराल की खातिर में लोट-पोट रहते थे। दोनों बेटों का 1-1 बेटा हुआ और वो भी नाना नानी की आंखों का तारा। दादा का व्यापार नाना के समक्ष बौना सा था। प्यार तो वे भी बात करते थे, परंतु प्यार की नापतोल महंगे रोबोटिक खिलौनों के सामने मंदी पड़ जाती थी। जिस चीज को उनकी जुबान हौले से कहती, वो हाजिर हो जाती। रेस्टोरेंट, मोबाइल फोन, गेम्स, हॉलिडे रिजॉर्ट्स, क्या नहीं मिलता था। चारू खुश थी कि नहीं, यह कहना मुश्किल था। चारू खुश थी कि नहीं, यह कहना मुश्किल था। बहुएं खूब पढ़ी लिखी, होशियार, वाक कुशल, व्यवहार कुशल, कुशाग्र बुद्धि व तेज नजर ही नहीं, वाक पटु भी ऐसी कि सामने वाला जवाब में हकलाता रह जाए। वाक पटु भी ऐसी कि सामने वाला जवाब देने में हकलाता रह जाए। 4 साल पहले शैला अमेरिका चली। उसकी तबीयत खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। बेटियों ने उसका इमिग्रेशन करवा लिया था। चारू ने भी बहुत अधिक विरोध नहीं किया। इस बार धीरे से कहा, जैसा तुम ठीक समझो। बेटी बेटे में अब फर्क ही कहाँ रह गया है। ये वही चारू है जो कहती थी बेटी के घर नहीं जाना। जैसा तुम ठीक समझो, बेटी बेटी में अब क्या फर्क रह गया है। चारू और उसके शब्द जो थे, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ सुलग रहा था उन शब्दों में, भीतर ही भीतर। 3 सप्ताह पहले चारू के पति गुजर गए दिल्ली में। उसके पति गुजर गए। शैला का मन तड़प उठा अपनी मित्र से मिलने के लिए, और वो चारू के पंजाबी बाग की कोठी के सामने आ खड़ी।
कोठी में ताला बंद, कोई वहां नहीं था। चारू अकेली आई थी। उसने अपने आने से पहले फोन कर दिया था। चारू की छोटी बहू से बात की थी, अपनी फ्लाइट बताई थी। उसने उससे कहा था कि या तो मैं आऊंगी या मैं ड्राइवर को आपको लेने भेज दूंगी एयरपोर्ट। उसकी बहू ने कहा था। ना बहू ने ना ड्राइवर ने, वहां कोई नहीं था एयरपोर्ट पे। बार बार उन्हें फोन कर रही थी एयरपोर्ट से, ना बहू फोन का जवाब दे रही थी ना ड्राइवर। आज के युग में जहां फोन पर मिनट मिनट की खबर रहती है कि हम लैंड कर गए, हम अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, मिनट अब हम बाहर निकल आए हैं, हर मिनट की खबर रहती है, मिनट मिनट की खबर रहती है। वहां 4 घंटे से कोई संपर्क नहीं था। उबर बुक किया, उबर बुला के वो स्वयं पहुंच गई उसके घर के सामने, कोठी के सामने। वहां कोई नहीं था। बगीचा भी सुनसान पड़ा था, बाहर ताला पड़ा था। कोठी वीरानी लग रही थी। पड़ोस की कोठी में एक कश्मीरी परिवार रहता था। शैला उनसे भी भली भांति परिचित थी। सुबह के 3:30 बजे, भला कोई समय है किसी को बड़ा ऑड समय था, भला कोई समय है किसी को जगाने का, पर करती क्या, चारा ही नहीं था। उसने वहां की घंटी बजाई, डोरबेल बजाई। घंटी का उत्तर देने जो निकले वो उन्हें नहीं पहचानती थी, अतः अपना परिचय दिया और असमय कष्ट देने के लिए उसने माफी मांगी। इतनी देर में मिसेज रैना बाहर निकल आई। वो तुरंत ही चारू लता को पहचान गई और उनसे गले लिपट गई और अंदर ले आई। आकर उन्हें बड़े प्यार से आदर पूर्वक बिठाया, जैसे कोई भी संभ्रांत व्यक्ति एक दूसरे संभ्रांत व्यक्ति को बिठाता है, करता है, देखभाल करता है। वो सब करने के बाद इससे पहले कि शैला चारू लता के बारे में कुछ पूछे, मिसेज रैना ने खुद सारी दास्तां बयां कर दी। कहने लगी, इधर खत्री साहब की लाश उठी और उधर बेटों ने कोठी बेच डाली। मिसेज खत्री को अपने साथ ले गए, यहाँ तक कि हमें भी उनका पता नहीं बताया। सबको फोन नंबर शैला के पास थे, सबके फोन नंबर शैला के पास थे। छोटी बहू से बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया। शैला ने बहुत सारे फोन लगाए पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। चारू का भी फोन बंद पड़ा था। शैला ने चारू की बेटी को मुंबई में फोन लगाया। किस्मत से फोन मिल गया। उसने छुट्टे ही कहा, आंटी मम्मी मेरे घर हैं, आप यहाँ आ सको तो आ जाओ। पिछले 21 दिनों से रो रही हैं, कुछ बोलती ही नहीं, बस बिसूरा सा मुंह लिए शून्य में ताकती रहती है। शैला ने वहीं बैठे बैठे मुंबई की टिकट खरीदी, टैक्सी बुक की और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। आपने वास्तविकता बता दी बिल्कुल मधु जी। यही हो रहा है ना, वही बात जो वो कहती थी कि बेटी के घर नहीं जाना, और लास्ट में वो कहाँ वहीं रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल घर गई। अब हम तो भुक्तभोगी हैं। सीधी यहाँ लगती है। बहुत ये धारणा बड़े खराब विचार है ये वाली। नहीं, लेकिन समाज के साथ परिवर्तन होता है। बात करो माइक बंद है। मंजू माइक बंद है तुम्हारा। हाँ सॉरी, मैं कह रही थी कि समाज के हर व्यक्ति को परिवर्तन, सोच में परिवर्तन लाना ही होगा। ये सोच ही गलत है कि हमें ऐसा रहना पड़ता है या कुछ है। जब हम बात कर रहे हैं बराबर के अधिकारों की, तो फिर ये सोच होनी ही नहीं चाहिए। अरे होनी तो नहीं चाहिए, पर जब बचपन से जो डोज पिला दी गई होती हैं, उसे निकलने में समय लगता है। इतना समय नहीं लगाना चाहिए। अब तो चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, मैं तो खुरी बेटी के घर में बैठी हूँ अभी। मैं तो बेटी के घर में रह रही हूँ। मेरी भी बेटियां ही हैं।
क्या हो गया इसमें? कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं हुआ कुछ भी नहीं, अब महसूस होता है कि कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली जेंडर डिवाइड जो है यही खत्म होना चाहिए। बेटे और बेटी दोनों को एक लेवल पे अगर रखते एक हैं लेवल। तो उस हिसाब से हम रह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो दान वाला सिस्टम है ना, ये जो सुधारना जो चाहिए। बचपन से जो आचमन में दिया जाता है ना, हाँ, वो change इतनी होने में time लगता है। आसानी से नहीं जाता है। सोसाइटी इज डायनामिक, तो ये चेंजेस तो में आते जो ही हैं। पिलाया जाता है, ले- तो वो मेरी बात माँ से- भी मेरे पास ही रही, वहीं पे गुजरी भी सब कुछ। अब मैं भी रह रही हूँ, लेकिन क्योंकि अचानक कहीं से आता है, क्यों यार उसी घर में क्यों नहीं रहती मैं, यहाँ पे क्यों रहती हूँ, फिर भी आ जाता है कभी कभी। नहीं तो झूठ ऐसा तो नहीं नहीं है, वहाँ भी बोलूंगी। जाती हो ना, ऐसा थोड़ी है। नहीं वो अलग बात है, पर मैं बोल रही हूँ ऐसे कि ये घुट्टी में पिला दी जाती है, ये आचमन की तरह से जाती है। भाई जब मेरे हम मतलब आपके पेरेंट्स का भी जो टाइम होगा उन्होंने उस हिसाब से चीजें दी, और सोसाइटी डायनामिक अब चेंजेस हो रहे हैं और धीरे धीरे अभी हाँ, और भी होंगे। नहीं मुझे मतलब मेरी माँ भी मेरे पास ही रही, हाँ, ऐसे नहीं देखो वो भी है, रही मेरे है पास एंड में, ही। फिर हाँ, उनको वो तब भी समझ रही आया है। होगा कि देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली। वो भी टीचिंग प्रोफेशन में थी, वो भी रही, कोई ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ समाज में इस तरह की, जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे, सामने पढ़ के पूछेंगे, अब उनको मैं क्या जवाब दूँ? मुझे तो यहीं पे अच्छा लगता है, बस बोलो और कुछ बात खत्म। हाँ, बस वैसे और उन नहीं, लोगों को वैसे उत्तर भी देने का बोलते हैं। मतलब नहीं है कोई। वैसे छुट्टी हाँ। बोलते हैं, आपके बेटा नहीं है, हाँ, बेटा नहीं है। और ऐसे तरस भरी निगाहों से देखेंगे। हाँ, अरे विचार है, है विचार है। ऐसा नहीं है मंजू जी, ऐसा भी हो सकता है वो सोच रहे हो कि शुक्र है ये तो बच गई, बहू के टंटों से इसके मजे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं राइट, सोचते। ये बात है। वो दोनों ये- तरह की बात है, कौन कितना नहीं, खुश होगी उसकी बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरे ये लिए बातें आज ही कोई बता रहा था कि अपना घर है, उस स्त्री का हस्बैंड की डेथ हो गई और बहू ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। हाँ तो ये आजकल तो बड़ी बहुत नॉर्मल cases सी होते हैं, बात बहुत है। cases। बहुत ये तो cases। होते हैं केसेस। द Yes, ओनली थिंग इज यू WhatsApp शुड पे। बी अवेयर ऑफ योर ओन राइट्स एज एन ओनर ऑफ द यही हाउस। कहना चाह रही हूँ ये बहुत कि जरूरी है। बेटा बेटी से ज्यादा रिश्तों की संवेदनशीलता पे विचार करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आज नहीं तो कल बिल्कुल। माइंड सेट कर ही लेंगे कि बेटियों के यहाँ भी रहना चाहिए, हाँ। और नहीं होगा तो बेटियां जबरदस्ती आप लोगों को खींच लाएंगी। वो ले तो जाती बात हैं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बेटी तो पर खींच के ही ले रिश्तों आती की संवेदनशीलता बहुत बड़ा इशू है इस समय, जो जैसे irony of the society, you know? Yeah. We are changing as a society, no doubt about it. हमारी ओल्ड एज इसीलिए ये कहानियां एक महत्व रखती हैं। पैसा, पैसा जरूर होना चाहिए आपके पास। सही वैसे बात। Very true. मधु जी बेटियां ही हैं, बहुएं आ रही हैं, वो भी बेटियां हैं, वो भी माँ बाप के बारे में समझती है। हाँ, प्रॉब्लम ये मैं भी ये बात- कि वो समझ नहीं रही कि वो बेटियां बेटियां ही रहे, कहीं भी जाए तो माँ बाप को माँ बाप ही समझे आ रही है, वो सही नहीं बात। समझ। वैसे तो ये मैं- सब मुझे ये- इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, बट ये चीजें तो आएंगी ही लाइफ में। हाउ यू हैंडल इट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप अपने को कैसे संभाल के रखते हैं। ये तो आएंगे ही जिंदगी में, ये तो बिल्कुल ये फॉर श्योर। कभी लाइफ इज नेवर स्मूथ। नेचुरल। हाँ, पर वही चलो, बेटी very good, आगे- बहुत अच्छा मुझे। बेटी आगे डिपेंड जाके- करता है अपने ऊपर। अब हम लोग उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, उसके और ऊपर दूसरी डिपेंड। बात, हमारे को ओल्ड पीपल को भी ना समझ के रहना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो बेटे के पास रहो या बेटी के पास, दोनों के पास Exactly. समझ के रहना हम चाहिए। भी वो बात ऐसा बात नहीं है पर कि बेटे देखो- के पास आप समझ के ना रहो, उसके पास भी समझ। बेटे के पास ज्यादा संभल के रहना पड़ता है, ये तो क्योंकि प्रणव हमको भारती वहाँ आ पूरा गई। हाँ, पूरा ध्यान रखना पड़ता हाँ, है। चलिए अब प्रणव जी से कहानी सुनते हैं, कविता सुनते हैं, गाना तो जरूर सुनेंगे प्रणव जी आपसे। हाँ बिल्कुल। मुझे मेरे पास मिल गई मेरे इसके ऊपर, वो मैं छोटा सा पीस सुनाऊंगी उसका। पहले सब माँ वीणा पानी को प्रणाम, और आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार मेरा, और नीरजा और प्रीति, तुम दोनों को बहुत 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 सारी क्या बोलूँ, थैंक्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बिकॉज हम लोग तो ये करने वाले थे नहीं, तो हमें हो गया। अभी जैसे तुम बोल रही थी कि बड़ा मजा आएगा, मैंने कभी शॉपिंग ही नहीं की अमेजोन पे, मेरे लिए हो जाती हैं सब चीजें, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हो बहुत सारा धन्यवाद इसका हिस्सा बनाने के लिए। मैं इस कहानी के बारे में छोटी सी बात बताती हूँ, क्योंकि लंबी कहानी है, तो इसका छोटा सा हिस्सा बताऊंगी। फिर एक मैं इसी से छोटी सी रिलेटेड वो अछंदस रचना में पढ़ दूंगी,
जिससे ज़्यादा समय न लगे। ये दरअसल ऐसा है कि ये उस समय की बात है, जबकि अभी तो सब लोग शादी करके विदेशों में जा ही रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उस समय की बात है जबकि शादी करके विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल आज भी मानते हैं वैसे, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था। तो उस समय 2 बहनें होती हैं और वो कहते हैं भैया लड़का यूके में रहता है, शादी कर दी जाए इसकी। तो लड़की बोलती है मुझसे पूछा भी नहीं और मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। शादी हो जाती है, चली जाती है, बड़ी सुखी है, सब कुछ है, अपने हिसाब से बड़ी सुखी है। इसमें मेरे ख्याल से तो सुशी है लड़की का नाम और अमन है लड़के का नाम। तो वो बोलती है कि अगर दोनों नौकरी करते हैं वहाँ पे, बच्चे धीरे-धीरे बच्चे होते हैं, 2 बेटे वो बड़े हो जाते हैं, वो अपने में व्यस्त हो जाते हैं बच्चे। तो कभी भी उसने ऐसा नहीं कहा कि जैसे हस्बैंड भी अगर आ गया पहले तो वो चाय नहीं पिएगा, वो इंतज़ार करता रहेगा कि हाँ, आएगी तो हम साथ में चाय पिएँगे। तो कभी उसके दिमाग में ये आया नहीं कि ऐसा क्यों है? लेकिन बेशक चाहे वो ही आके चाय बनाए, वो बैठा रहेगा, साथ में पिएँगे, लेकिन चाहे वो ये नहीं कि उसके मन में कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि अच्छा ठीक है ना, दोनों साथ में हम बैठे कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा मैं इसका अंत का वो सुनाती हूँ कि पति उससे कहता है कि कितना काम करती हो, चलो इस शनिवार को तुम आराम कर लेना। मैं घर भर की, लॉन की, वॉशरूम की, सबकी सफाई कर लूँगा। सारी चीज़ों की सफाई कर लूँगा मैं। सुशी 20 वर्षों से यह सुनती आ रही थी। भारतीय बेटी कहीं पे आवाज़ आ रही है। कहीं आवाज़ आ रही है, मंजू तुम्हारी आ रही है। मेरे वाली? हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारा बंद करो। सुशी 20 वर्षों से यह सुनती आ रही थी, भारतीय बेटी, भारतीय पत्नी कहाँ पति से काम करवाने की शिक्षा प्राप्त करती है, बेशक मर भी क्यों ना जाए। 3 दिन से सुशी का बदन दर्द था, शरीर है, कभी तो थकेगा, छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे मत बुलाना, दोनों बेटे मुझे अब मत बड़े हो बुलाना। चुके थे और खाने पीने क्योंकि का फिर वो इंतजाम कहानी खुद का कर तो मजा ही लेते नहीं आएगा, थे। शॉर्ट ऐसा भी तो कहा जा कुछ सकता होता है नहीं। कि वो केवल रात को सोने ही घर आते ठीक थे। है, और तुम बुखार में खत्म भी करो वह इस किस्से अमन को के बस। आने के समय चेतन हो जाती और चाय बनाकर साथ पीने की ओह। बाट जोती रहती। अरे इस ओहो, शनिवार हाँ, को हाँ, तुम हाँ। आराम कर लेना, हाँ, सारा हाँ, काम हाँ, मैं हाँ। करूँगा। पति ठीक है, ठीक कहता है, है। अमन अच्छा, मैंने कहता है कैसे कि तुम बोलना है उसके बाद? वो जैसे करना, तुम्हें पूरी बुलाऊंगी और ज़िंदगी उसके भर बाद काम ही तुम्हारे करती बाद? रही हो भई, बुखार आ गया अब आराम कर लेना। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। अगले ही दिन हाँ। शनिवार था। वह चुपचाप इस आस में लेटी रही कि अमन ठीक है, उसके ठीक है, लिए ओके। अभी चाय लेकर आएँगे। ओके, आखिर वे एक लंबे अरसे से साथ ही चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, एक-दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। दर्शन तो घनश्याम वाली संवेदना दोनों ओर थी। उसका अंतस पति के हाथ की चाय पीने के कोमल ख़यालात से लरज़ रहा था। ये क्या है? कोई ऐसे वॉशरूम को कैसे यूज़ कर सकता है? ये क्या है? कोई ऐसे वॉशरूम को कैसे यूज़ कर सकता है? अमन के चिल्लाने की आवाज़ से भौचक हो उसका अमन के साथ बैठकर उसकी बनाई हुई चाय पीने का कोमल सुंदर स्वप्न टूट गया। दोनों बेटे भी 2 दिन से बाहर थे, वह बुखार में भी सब काम कर रही थी। कल अमन ने ही तो कहा था, वह सब कर लेगा। तबीयत खराब होने के कारण वह कल भी वॉशरूम साफ नहीं कर पाई थी, पर निश्चिंत थी, आज छुट्टी थी, अमन सब संभाल लेंगे। बामुश्किल पलंग से उठकर वह वॉशरूम की ओर गई। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो क्या हालत है ऐसे में। आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपने ही तो कहा था सब काम कर लेंगे। मैं तो चाय का इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा आप अभी चाय बनाकर ला रहे हैं। ओहो! तो तुम्हें क्या लगता है मैं यह सब करूँगा? मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। मैं अभिमान से ओत-प्रोत थी उसकी आवाज़ दंश सा चुभा। मैं कौन हूँ? अमन ने कहा, तुम औरत। ब्राह्मण वो भी है, ब्राह्मण वो भी है। उसने कहा, मैं कौन हूँ अगर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो? तुम औरत हो। तो ये जो है ये अभी भी चल रहा है ये सब कुछ भी कहो, चाहे इसके अनुपात में, इसके परसेंटेज में ज़रूर फ़र्क आया होगा, लेकिन ज़रूर चल रहा है ये सब और मुझे नहीं पता कब तक चलेगा। ये सब चीज़ें होती रहती हैं और इसका समाधान भी हम ही लोगों के पास हमें ही उठाना होगा, हमें ही करना होगा, यानी कि बेशक हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं और इससे संबंधित एक मैं गीत तो नहीं है लेकिन एक मुझे ये मिल गया है, एक छांदस रचना मिली है मेरी बहुत पुरानी किताब में, वो मैं पढ़ देती हूँ कि कितने बरसों से छोटे-छोटे महीन रेशमी नगमे, कितने बरसों से छोटे-छोटे महीन रेशमी नगमे उसने आँचल में इकट्ठे कर लिए थे। उसने अपने आँचल में इकट्ठे किए थे
उनमें लगाई थी एक मजबूत गांठ, उनमें लगाई थी एक मजबूत गांठ, छिपा कर रख दिया था कहीं सबकी निगाहों से दूर, छिपा कर रख दिया था कहीं सबकी निगाहों से दूर। कभी कभी बड़े धीरे से चुपचाप सबकी नजरें बचाकर वो गिना करती, कभी कभी बड़े धीरे से चुपचाप सबकी नजरें बचाकर वो गिना करती उन नगमों को, और थिर जाती एक महीन मुस्कुराहट उसके सूखे हुए होठों पर, और थिर जाती एक महीन मुस्कुराहट उसके सूखे हुए होठों पर। मगर इस बार चुपके चुपके उसने जब गिने नगमे अपने और लगाई गांठ, इस बार चुपके चुपके उसने जब गिने नगमे अपने और लगाई गांठ, तो चिर की आवाज ने बैठा दिया दिल उसका, तो चिर की आवाज ने बैठा दिया दिल उसका। गांठ उसके हाथ में थी और नगमे लुढ़क रहे थे बेतरतीब बेतरतीब, गांठ उसके हाथ में थी और नगमे लुढ़क रहे थे बिखर गए। बेतरतीब बिखर गए। ये इसी कहानी से रिलेटेड एक रचना मुझे मिल गई तो मैंने सोचा सुना दूं, और मैं अंत करती हूँ अपनी 4 पंक्तियों से जो मैं सब साहित्यकारों की तरफ से मैं पढ़ रही हूँ। हम तो दिल में सदा ही रहते हैं, हम तो दिल में सदा ही रहते हैं, कैसे हमसे नजर चुराओगे, जल उठेंगे चराग सौ सौ जब, जल उठेंगे चराग सौ सौ जब, हमको अपने करीब पाओगे, हम तो दिल में सदा ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कर्मभूमि का धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आपका है। अरे तो गीत सुनने में बस मजा ही आ जाता है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया प्रणव जी, बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत ही सुंदर गायन। तो अब हम आज के प्रोग्राम के अंत तक पहुंच गए हैं, तो सबसे अब मैं बुलाना चाहूँगी प्रीति को। मैं ये कहना चाहती थी जी कि आप मंजू जी से भी उनकी कोई रचना सुनेंगे अभी नहीं बस मुझे सुनने दो आज। नहीं सुनेंगे आप, हमें कैसे आप रोक सकती हैं सुनने से अपने आप को? वो तो मुख्य अतिथि है ना, हमें सुनाएंगे ना। सुनाएंगे। थैंक यू नीरजा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में, और कर्मभूमि की पहली किंडल बुक का आज विमोचन है, तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत खास है। अपनी एक कविता इसमें जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है पढ़ना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे। कविता नहीं है मात्र प्रेम और बिछोह की स्वादिष्ट चटनी, कविता नहीं है मात्र प्रेम और बिछोह की स्वादिष्ट चटनी, नोचना होता है इसमें हर गहरा घाव खसोट कर, किरस्ती रहे पीड़ा। नोचना होता है इसमें हर गहरा भाव खसोट कर, किरस्ती रहे पीड़ा और जीवित रहे भाव। जीनी होती है एक मरी हुई जिंदगी दोबारा, खींच कर लाना होता है किसी कोने में दुबका सहमता असहाय बचपन, खोलना होता है जबरन भींचा गया मुंह, करनी होती है निर्वस्त्र उसकी हर पीड़ा। आवश्यक है दिखाना दुनिया को, आवश्यक है दिखाना दुनिया को एक स्त्री की नीली पड़ी पीठ और जांघों से रिश्ता लहू, खून के आंसू पीते हुए हंसना होता है लोगों के हर भद्दे मजाक पर, देखना होता है कातर आंखों से अपने ही शहर के चौराहे पर मौत का भीषण तांडव, और गलियों में टुकड़े टुकड़े हो रहा धर्म, इंसानों की शक्ल में बर्फ होता शरीर या कि बेबस मानवता की लाश। अंतिम संस्कार किसका है कौन तय करे। मारना चाहोगे ना अब तो एक करारा तमाचा अपने ही समाज के गाल पर, हाँ हंसेंगे कुछ कायर वहां,
हाँ हंसेंगे कुछ कायर वहां तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण कृत्य पर, तुम फिर सहलाते हुए अपनी ही झुकी पीठ को, तुम फिर सहलाते हुए अपनी ही झुकी पीठ को नम आंखों से मांगोगे मुक्ति, उड़ोगे सर दीवारों से कि खत्म हो सके हृदय की हर संवेदना और फिर ना बन सके कभी कोई। अभिव्यक्ति को शब्द संयोजन में गढ़कर परोस देना भर ही नहीं है कविता। अभिव्यक्ति को शब्द संयोजन में गढ़कर परोस देना भर ही नहीं है कविता। मेरी समझ में यह एक नृशंस हत्या है कवि की रोज अपने ही हाथों। मेरी समझ में यह एक नृशंस हत्या है कवि की रोज अपने ही हाथों। धन्यवाद। बहुत संवेदनशील, बहुत ही सुंदर है, एक एक अक्षर हिला दिया एक एक अक्षर, सही बात है। अंतर तक वास्तव में, और इस पीड़ा को हम कवि और लेखक नहीं समझ सकेंगे तो कौन समझेगा। ये हर साहित्यकार की अंतर की वेदना को प्रीति आपने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वो जैसे उतरती चली जा रही है अंतर से। तो इतनी ज्यादा प्रभावित करने वाली संवेदनशील रचना है कि सोचना पड़ेगा हर एक साहित्यकार को कि ये बात सही है यार। बहुत इंटेंस फीलिंग है, बहुत इंटेंस, बहुत अच्छा। थैंक्स प्रीति। मतलब ये यहाँ पे इतनी ज्यादा आ गई है कि अभी मुझे लगता है कि अब बोलना बंद करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो गया? इतनी ज्यादा पावरफुल कविता है ये कि वो जैसे पूरा धकेल रही है मस्तिष्क, बिल्कुल हम लोगों को मूव कर देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। थैंक्स प्रीति फॉर सच अ हार्ट हिटिंग पोएम। हो जाता है दिमाग। हाँ, तो अब मैं आज की मुख्य अतिथि मंजू महिमा जी के थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय दूंगी और उसके बाद हम फिर उनका कुछ कलाम सुनेंगे। नीरजा अभी आप बाकी हो। मेरी कहानी बहुत लंबी और शॉर्ट में उसमें मजा नहीं आएगा, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे बुक में पढ़िए। बुक में तो पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा सुनाने जैसा, कुछ तो सुनाने जैसा होगा। तो शॉर्ट में बता दो ना। अच्छा, जैसे वासु वाली कहानी है ना, जैसे मैंने लास्ट में जो अंतिम पंक्तियां पढ़ी ना, तो उससे पूरी चीज क्लियर हो जाती है। तुम्हारे इंग्लिश की पोएम ही सुना दो। पर आज क्योंकि बात फुलवारी की है तो मैं फिर इसी में से तो इसी में से सुनो, चलो वो भी अच्छी। तो उसमें जो स्टोरी है वासु, एक्चुअली ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और उसमें एक वर्कर है जो कि राजस्थान से आई है अपनी बेटी के साथ और वो घरों में काम कर रही है और उसकी अपनी बेटी को उसने पढ़ाया। तो ये मैं लास्ट का इसका पैराग्राफ एक पढ़ देती हूँ, उससे आई थिंक आपको पूरी बेसिक स्टोरी यही है कि दिस गर्ल हैज़ कम टू वर्क इन द सिटी विद हर डॉटर और अपनी बाकी फैमिली को वो वहाँ छोड़ के आई है गाँव में, और उसकी फैमिली में कौन कौन है ये इस लास्ट में थोड़ा सा पता लग जाएगा। और उसने अपनी बेटी को पढ़ाया एंड दिस गर्ल इज़ गेटिंग मैरिड एंड शी इज़ अ टीचर। तो अपग्रेडेशन ऑफ द फैमिली, वुमेन एम्पावरमेंट, ये दो चीज़ें इस कहानी में बहुत ही स्ट्रांगली निकल के आई हैं। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बस अहमदाबाद आते ही ये वासु की बात है, उसे एक घर में काम मिला। उसी एक घर में काम करते करते वासु ने 7 साल निकाले। बच्ची का स्कूल में दाखिला कराया, पढ़ाई और एक अदद रहने का कमरा, सभी में उन्होंने सहायता करी जहाँ वो काम कर रही थी उन लोगों ने। और फिर वो लोग चले गए चेन्नई और उसे एक बार फिर काम की तलाश शुरू करनी पड़ी और मेरे यहाँ उसका काम शुरू हुआ। धीरे धीरे उसे सोसाइटी में बहुत काम मिल गया, बहुत खूब मेहनत और खुशी से काम करती, गांव आती जाती और सभी रिश्ते निभाती। वो एक ही सपने को लेकर अपनी राह पर निरंतर चली जा रही थी। एक ही धुन सवार थी कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है। पायल की पढ़ाई पूरी होने तक वो काम करती रही। सोसाइटी में इतने घर थे, एक काम छूट जाता तो दूसरा मिल जाता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। पायल ने बीएड कर ली, दोनों बेटे भी अच्छे पढ़ लेते हैं। घरों में काम करते करते ही उसने अपने एक बेटे को इंजीनियर बनाया, दूसरे ने एग्रीकल्चर की स्नातक डिग्री ली। और वो लड़का अब गांव में ही रहना चाहता था। गांव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीनें थी। अब वासु भी थकने लगी थी।
वासु ने मुझे घर में काम करने वालों के सपने और कठिन रास्तों से अवगत करवाया। मुझे मानवता का एक पाठ पढ़ा गई वो। अपने सुरक्षित घरोंदों में बैठे हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे कितनी बड़ी उम्मीद लगा के ये 2 कौड़ी के काम वाले जो जब चाहे छुट्टी ले लेते हैं और पैसा बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। आज बरसों बाद हाथ में पायल की शादी का कार्ड पकड़े उमा जी समय की नाव में बैठे मानो पिछले 15 वर्षों की यात्रा कराई। जैसे ये शादी का कार्ड नहीं कोई टाइम मशीन हो। कैसे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और पायल का भविष्य प्रकाशमय होता गया। खुशी इस बात की भी थी कि इन कड़ियों में से एक कड़ी मैं भी हूँ, उमा जी ने सोचा। पायल को एक सुखी जीवन देने में उसकी दादी सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई। यदि वह उस समय वासु का साथ नहीं देती तो उसके सपनों को उड़ने का संबल ना दे पाती तो शायद पायल आज एक खूबसूरत कहानी का किरदार ना हो पाती। तो ये वासु जो थी ये गांव से क्यों आई थी काम करने कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ के ही हैज़ मैरिड अनदर वुमन, और उस टाइम में इसकी मदर इन लॉ ने वासु का साथ दिया और अपने लड़के को बेदखल कर दिया अपने जो खेत वे जो थोड़ी बहुत जायदाद थी उससे। तो और उसके अब इस लड़की के पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि वो क्या करे, तो व्हाट शी हैज़ डिसाइडेड टू लीव हर सन्स इन द विलेज विद इन लॉज, क्योंकि वो बड़ी उम्र के थे और वो बच्चे थे, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम था, खेत में काम करते थे, स्कूल में वहीं पढ़ रहे थे। और बच्ची को वहाँ इसलिए छोड़ के नहीं आए क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़की को कोई नहीं देख पाता। तो शी हैज़ ब्रॉट दिस गर्ल टू द सिटी, वर्कड हियर हार्ड, और जब उसके पास बच्ची पढ़ गई तो देन शी वेंट बैक टू विलेज। और बड़ी शान से उसने मुझे बताया था, मतलब ये एक्चुअली में दिस गर्ल वर्कड फॉर मी, कि उस जो दूसरी औरत है पास के ही गांव में वो उसका पति रहता है, डिवोर्स नहीं हुआ है और उसकी 3 लड़कियां हैं एंड शी हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। तो प्रॉपर्टी जो थी इन लॉज को वो इसके बच्चों को देनी थी, इसलिए उसने वहाँ बच्चे अपने छोड़े। सो दिस वाज द रियल स्टोरी। और मैंने उसकी स्ट्रगल देखी है बहुत ही क्लोज उससे सीन से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बहुत अच्छा हिंदी में नहीं लिख पाती हूँ, ये बहुत शान की बात तो नहीं है, बट ये है कि ये मेरी बेसिक लैंग्वेज बात करने की तो है, लिखने की इतनी नहीं है। नहीं बात तो करने की लैंग्वेज में जब आप लिखते हैं तो आप ज्यादा करीब पहुँचते हैं पाठक। नहीं, और फिर सोच भी तो इस तरह का होना चाहिए ना, और सोच को तो अपने आप शब्द मिल जाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है। और दूसरी बात ये है कि हिंदी की टाइपिंग मुझसे नहीं होती है। ये भी मुझे बहुत मुश्किल चीज है। एक्चुअली हिंदी की टाइपिंग तो सबके लिए मुश्किल लगता है। अभी तो बोल के टाइप हो रहा है भाई, अभी तो बोल के टाइप हो रहा है। नहीं पर बोल के उतना करेक्ट टाइप नहीं होता ना मंजू, उसमें बहुत कुछ करेक्शन करनी पड़ती है। तो वो करेक्शन तो करनी पड़ती है, करेक्शन तो करनी बहुत ज्यादा है, पड़ती है, बहुत करनी पड़ती है। वैसे इंग्लिश के जो मजा आता है वो उसमें नहीं हो पाता। वो बात सही है, मुझे भी लिख के ही मजा आता है, मुझे वो उसमें मजा नहीं आता। पर मुझे क्या है कि थैंक्स टू कर्मभूमि और आप लोगों का सबके साथ से वो हिंदी में सोचने की आदत पड़ने लगी है, जो कि मेरी नहीं थी। क्योंकि मतलब वट एवर मे बी द रीज़न, क्योंकि शुरू से ये वो इंग्लिश मीडियम में जब आप पढ़ते हो ना, आप सोचते ही अंग्रेजी में हो। हाँ बिल्कुल, और फिर तुम्हारा सब्जेक्ट भी ऐसे ही था, साइंस सब्जेक्ट है, तो वो इंग्लिश में पढ़ाना मुश्किल हो जाता ना, तो वो इसलिए हाँ। तो वो मैंने तो अंग्रेजी से बाद में फिर हिंदी में एमए किया। आपने करा ना, तो आपको उस तरह का एक्सपोजर हुआ, वो मुझे नहीं है बिल्कुल भी। बट मैं हिंदी में सुन से किया खूब। हाँ, सुन के मुझे अब समझ आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप हिंदी में लिखते हो तो वो आपके दिल से निकलता है और दिल के बहुत करीब होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो आपकी मदर टंग है, जब आप उसमें लिखते हो तो इट इज मच जो हम सब्जेक्ट लेते हैं ना, जो भी सब्जेक्ट होते हैं अधिकतर हमारे आसपास के ही होते हैं। और जैसे आपने ये लिया, इसका लड़की का जो आपका सब्जेक्ट था, क्योंकि आपके पास ही था, सामने कई लोग मुझसे पूछते हैं इंटरव्यूज में कि आप कहाँ से सब्जेक्ट ले। सब्जेक्ट तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आते ही चले जाते हैं, बोलते हैं लिखो हमें। तो अब ना लिखो तो वही बात है ना कि हम तो दिल में सदा ही रहते हैं, नहीं लिखेंगे तो कहाँ जाएंगे भैया, ये वाली बात। नीरजा जी की आपकी जो वासु है उसमें
जो एक बहुत ही पॉजिटिव बात थी, वो उसके इन-लॉज ने उसका साथ दिया। हाँ, उसका साथ दिया। सिमिलर केस मेरे घर में जो एक लेडी काम करती है, कमला, हाँ, वो अपने 3 बच्चों को लेके अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे घर, अब वो यहाँ आ गई अहमदाबाद काम करने। अभी वो 2 साल से मेरे घर काम कर रही है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। उसका एक ही एम है कि मैं इन्हें पढ़ाऊँ। उसकी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, लेकिन उसके इन-लॉज उसको सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ तक कि उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, वो सारी चीज़ें भी उन लोगों ने उसको दी नहीं है। और इस बात का उसे बहुत दुःख होता है। और साथ में माँ के घर में ठीक है, पर उसकी अनमैरिड सिस्टर्स हैं और भाई है एक, तो कहती है, मेरे को एक दिन कहती है, बहुत रोई, कहती है आंटी माँ के घर में रहना भी कोई आसान नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात। बार बार मुझे ये सुनना पड़ता है, तेरे बच्चे, तेरे बच्चे, तेरे बच्चे ये करते हैं, तेरे बच्चे वो करते हैं, तेरे बच्चे ये करते हैं। बहुत होती है इस बात। तो इतना आसान नहीं है उसका सफर, बहुत मुश्किल है। सही बात है। एक्चुअली पता नहीं, इंसान का मुझे लगता है किसी का भी सफर आसान होता ही नहीं है। इधर से या उधर से कहीं ना कहीं से वो घूमता ही रहता है। हाँ, बिल्कुल, वो जो विधि का विधान जो है, उसे मुस्कुराना पड़ता है। नहीं मुस्कुराएगा कोई उसके पास आके नहीं बैठेगा। सही बात, हंसना विधि पड़ता का है। विधान नहीं बदल सकते। विधि का विधान नहीं बदल सकते। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं मंजू महिमा जी, उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी और फिर हम उनसे बहुत सारी बातें सुनेंगे। मंजू महिमा जी हिंदी और राजस्थानी की कवयित्री हैं, अनुवादिका हैं और वरिष्ठ शिक्षाविद और भाषा शिक्षण सलाहकार, बाल साहित्यकार, सभी विधाओं में लेखन, मात्र 6 काव्य संग्रह, 1 शोध प्रबंध और करीब 25 काव्य पुस्तकों, 5 हाइकू पुस्तकों और 1 बाल कविता संग्रह में कविताओं की सहभागिता रही है। 2 संपादित संग्रह, 1 उपन्यास कौड़ियाँ कंचे मात्र भारती ऐप पर धारावाहिक रूप में प्रकाशित है और बाल साहित्य सृजन और भाषा परामर्श के रूप में कार्यरत रहती हैं। और मंजू जी ने बहुत कुछ लिखा। अभी इनकी लेटेस्ट जो बुक है हाइकू की, और एक जिसमें व्यंजन, काव्य व्यंजन, हाँ, ये दोनों बिल्कुल ही मतलब बहुत ही डिफरेंट लेवल की बुक्स हैं। तो वो तो मैंने बहुत रिसेंटली अभी पढ़ी भी हैं। और मंजू जी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मंजू जी की कहानी और तो अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा। सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से मैं कितने गहरे पानी में हूँ, तो उसको इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। क्या कविता सुनना चाहोगे? मेरे पास अभी कोई मैंने निकाल के नहीं रखी थी, पर अभी ये सब सुन के मुझे वो अभी जो चल रही है कविता मेरी फेसबुक पे भी आई है, अगर कहो तो मैं वो सुना दूँ। अभी मेरे पास वो है, बाकी और तो नहीं है। माँ वाली है। हाँ सुनाओ ना, वो सुनाओ। उसमें 3 पीढ़ियों की माँ है, 3 पीढ़ियों की माँ, बहुत अच्छी। तो उसमें मैंने ये कोशिश की है कि जो पुराने काल से जो परिवर्तन आया है स्त्रियों की स्थिति में, हालांकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि हमने अभी चर्चा की ही है, क्योंकि मानसिकता जब तक पूरी तरह से नहीं बदलेगी, हम लोगों का जो स्तर है वो भी उतना नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, स्त्रियों ने काफ़ी कोशिश की है अपने आप को खड़ा करने की, आगे आने की बहुत कोशिश की। तो मैं इस मामले में थोड़ी सी सौभाग्यशाली रही कि मुझे मैंने मेरी नानी को देखा और नानी की मम्मी को भी देखा, और मैंने मतलब वो 3 पीढ़ियाँ, वो चौथी मेरी, 5वीं मेरी बेटी की, तो ये 5 पीढ़ियाँ मैं देख रही हूँ। और वो अंतर बेटी से नेक्स्ट भी तो देख रही हो। हाँ, वो भी एक पीढ़ी होगी, बेटी की बच्चों को भी तो देख रही हो। हाँ, बच्चों को भी देख, पर वो माँ नहीं है, मतलब हाँ माँ नहीं है। माँ के रूप में मैं मतलब इतनी पीढ़ियों को देख रही हूँ और उस अंतर को मैं समझ पा रही हूँ कि कैसे परिवर्तन आया है, सीढ़ी दर सीढ़ी किस तरह से परिवर्तन आया। तो मैंने सिर्फ अभी 3 पीढ़ियों वाली बात की है। तो मैंने देखा है 3 पीढ़ियों की माँ, मेरे पीछे माँ, उनके पीछे माँ,
फिर उनके पीछे भी माँ। मैंने देखी है 3 पीढ़ियों की माँ, जिन्होंने तोड़ी है कुरीतियां सदियों की। सब ने अपने अपने जमाने में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की है। तो मैंने देखी जिन्होंने तोड़ी है कुरीतियां सदियों की, एक लंबी दुबली पतली सी काया जिसने देखा रियासतों का जमाना। एक लंबी दुबली पतली सी काया जिसने देखा रियासतों का जमाना। चित्तौड़ के किले के रक्षक थे उनके पति, मेरे पढ़ना ना। घनी पर संवरी हुई दाढ़ी मूछे, घनी पर संवरी हुई दाढ़ी मूछे, हाथों में तलवार, सिर पर रत्न जटित पाग। देखा है मैंने उन्हें शीशे जड़ी तस्वीर में, जिसे दिखाती थी मेरी नानी बड़े गर्व के साथ, जिसे दिखाती थी मेरी नानी बड़े गर्व के साथ। सुनाती थी नम आंखों से उनकी बहादुरी के किस्से, सुनाती थी नम आंखों से उनकी बहादुरी के किस्से। वीर गति प्राप्त होने के बाद बनी वे षड्यंत्रों का शिकार। उनके वीर गति प्राप्त होने के बाद बनी वो षड्यंत्रों का शिकार, अपने ही लोगों के हाथ। जैसे कि अभी चर्चा हुई थी कि अगर आपके बेटा नहीं है तो वो संपत्ति के अधिकारी बेटी नहीं हो सकती है। तो वो उस टाइम ऐसा था। अपने ही लोगों के हाथ अपनी दिक्कतों और परेशानियों का दे हवाला ले आए उन्हें एकमात्र बेटी दामाद। उस वक्त वो अकेली एक ही लड़की थी उनके, मेरी नानी जो थी वो अकेली लड़की थी। तो वो वहाँ से उनको निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके सब देवर वगैरह ने सबने संपत्ति ले ली थी और लड़की के नाम कुछ भी नहीं किया था। और ये कहा था कि आप जब तक जीवित हो हम आपको पेंशन देते रहेंगे। तो मेरी नानी और नाना दोनों उनके पास गए और उनको समझाया कि हम बहुत मुसीबत में, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे साथ चलो। तो अपनी दिक्कतों और परेशानियों का दे हवाला ले आए उन्हें एकमात्र बेटी दामाद अपने साथ। अपनी बेटी की सुविधा और सुरक्षा के खातिर तोड़ा सदियों की रीति को उन्होंने छोड़ा अपना घरबार और अधिकार। देखा मैंने उन्हें घुटे हुए सिर, मतलब बिल्कुल शेव्ड, बाल नहीं रख सकती थी पहले, विधवा है आपको मालूम नहीं होगा। तो देखा है मैंने घुटे हुए सिर, सफ़ेद कत्थई काली साड़ी में ही उन्हें जीवित रही वे जितने भी साल रही, वो तीन ही रंग के कपड़े पहन के रही पूरे टाइम। दूसरी माँ ने, जो नानी थी मेरी, देखा स्वतंत्रता संग्राम। दूसरी नानी मेरी जो देखा स्वतंत्रता संग्राम, जिन्होंने विद्वान पति के अनुगामी बन तोड़ पुरानी रीति और पर्दा प्रथा को उन्होंने भी लगाए वंदे मातरम के नारे पति के साथ। सीखा पढ़ना लिखना घर में, पहनी खादी की साड़ी, शिक्षित किया अपनी बेटी को, सुने सबके ताने पर हार नहीं मानी, सुने सबके ताने पर हार नहीं मानी। पर्दे वाले इक्के में बिठा कॉलेज भेजा। उस वक्त पर्दा प्रथा थी, तो पर्दे वाले इक्के में बिठा कॉलेज भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी झेली, घर में रहकर अकेले ही किए सारे कर्तव्य नाना जी के देवले होने के बाद। मतलब उन्होंने भी अपनी हिम्मत पूरी रखी और पूरा परिवर्तन किया अपनी रीतियों में। नहीं कटवाए उन्होंने अपने बाल नाना जी के जाने के बाद। थोड़ा सदियों की कुरीति को उन्होंने भी दिखाया साहस और कमाल। तीसरी माँ मेरी माँ बनी पूर्ण शिक्षिका बन रखा बाहर कदम उपार्जन हेतु। उन्होंने सबसे पहले सर्विस की, तो शिक्षिका बन रखा बाहर कदम उपार्जन हेतु। हटाई घूंघट की प्रथा, किया सामना ससुराल का आंखें झुकाए। वो बिना घूंघट के ससुराल गई थी, तो किया सामना ससुराल का आंखें झुकाए। समझाया सबको शर्म आंखों में होती है घूंघट में नहीं, शर्म आंखों में होती है घूंघट में नहीं। अपनी शिक्षा का उपयोग कर ससुर जी की अंतिम सेवा और लिया आशीर्वाद, और देखी गर्व की भावना उनकी आंखों में। विधवा लड़कियों को किया प्रोत्साहित पढ़ने और स्वावलंबी जीवन जीने के लिए।
बटवाए जलेबी की जगह लड्डू बेटी होने पर, बटवाए जलेबी की जगह लड्डू बेटी होने पर भी। मनाया सदैव उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से, स्वयं भी बड़ी आगे और बेटी को भी किया प्रोत्साहित। मिसाल की कायम घर की ओट में रहने वाली महिलाओं के लिए। तोड़ी बहुत सी लीक पीट थी परंपराएं, पर छोड़ी नहीं अपनी संस्कृति। तोड़ी बहुत सी लीक पीट थी परंपराएं, पर तोड़ी नहीं अपनी संस्कृति। निभाई सभी धार्मिक परंपराएं, करती रही धूमधाम से गणगौर और तीज की पूजा, जो राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। करती रही धूमधाम से गणगौर और तीज की पूजा। बछवारस पर गाय बछड़े की कर पूजा, लगाया है तिलक बड़े प्यार से अपने बेटे को भी और बेटी को भी। बछवारस में क्या होता है कि गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, और उसमें जितने अपने बेटे जितने होते हैं बेटों को तिलक लगा के और रुपए या कुछ श्रीफल दिया जाता है। तो उन्होंने बेटी को भी लगाया कि ये भी तो है बच्ची, ये भी तो मेरी संतान है, जैसे गाय की संतान हो। करती रही चरण स्पर्श सभी बड़ों का, लेती रही आशीर्वाद सबका। है नमन उन सबको, है नमन उन सबको जिन्होंने तोड़ी है सदियों से चली आ रही लीक पीटती हुई परंपराओं को। है नमन उन सबको जिन्होंने तोड़ी है सदियों से चली आ रही लीक पीटती हुई परंपराओं को। दिखाया नई पीढ़ी को नया आकाश, दिखाया नई पीढ़ी को नया आकाश। मैंने देखी है 3 पीढ़ियों की माँ, मैंने देखी है। बहुत बढ़िया मंजू, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने जो इतना सुंदर रिकॉर्ड किया पूरे बदलाव को, छोटे छोटे बहुत सुंदर, बहुत को जो आपने कर दिया, कमाल। मुझे याद आ गया कि मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो उन्होंने घूंघट नहीं निकाला था। हाँ, तो मतलब मुझे भी याद आ गया कि ये धीरे परिवर्तन हुए हैं हमारी स्त्रियों की दिशा में, परिवर्तन हुआ है। हाँ हाँ, वो सबने देखा होगा, सबने अपनी मदर्स का देखा होगा अपने। और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा वो था, और राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा था। मेरी माँ बहुत कट्टर था, आज भी है, शिक्षक के साथ और लड़कों के साथ में एग्जाम देने गई थी बनारस शास्त्री का, तो मुझे तो वही आश्चर्य लगता था, वो नाना जी ने भेजा था उनको। और मंजू ने बताया ना कि बर्थडे भी लड़की का मनाया गया। हाँ, और जलेबी की जगह लड्डू बटाए। मतलब ये बदलाव उन्होंने किया ना, इसके अंदर बदलाव किया। ये पहले लड़कियों का बर्थडे नहीं, मेरी परनानी जी से जब मैं पूछती है कि आपका बर्थडे कब होता है, आपका जन्मदिन कब होता है, तो कहती मुझे याद ही नहीं है, मैंने कभी जन्मदिन ही नहीं मनाया, लड़कियों का कोई जन्मदिन थोड़ी मनाता है। हाँ, ये बात कहती थी वो। पहले तो ऐसे ही बोलते थे वो लोग। और फिर अंदाजे से बताती, वो हेजा फैला था ना वहाँ पे, वो हुआ था ना कोई घटना, उसके आसपास शायद जब मैं पैदा हुई होंगी। तो ये उस तरह उस जमाने की बातें है। नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से हम लोग ना प्राउड डॉटर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड रहे और मतलब उन्होंने पर्दा प्रथा नहीं की और भाई इतने उसमें रहे वो लोग, तो हम लोग को बहुत गर्व है उनको। नहीं, गर्व भी है, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा आगे है। नेचुरली जो चीजें हमने सहन की वो नहीं सहन कर रही है, वो हमसे थोड़ा उनमें ज्यादा बदलाव आया है। हम देख रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो धीरे धीरे अब आ रहा है बदलाव, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन भी है मंजू। जैसे अभी मैंने जो कहानी अभी मैंने सुना, जो पढ़ाई जो इसमें है किंडल में, वो कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। वो जो मैंने बात सुनी किसी की, वो बहुत पुरानी नहीं है। वो तो इस भ्रम में ही रहती रही कि मैं तो बहुत मस्ती में हूँ, हर साल अपने गाँव जाती हूँ और पति भाई हम साथ में चाय पीते। लेकिन जब असलियत आई तो उसके मुँह से निकल गया ना, तो इसका मतलब है बैलेंस कहाँ है, नहीं है बैलेंस। तो इसमें बदलाव आ रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं। ये चलिए, बहुत बढ़िया और शानदार कविता मंजू जी। पुरुष, धन्यवाद। पुरुष जो एक कविता है, क्या वर्ड है वो, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष सत्ता, चित्रात्मक सत्ता, पुरुष सत्तात्मक, चित्रात्मक सत्ता, वो अभी भी नहीं गई है।
नहीं वो गई जाएगी है। भी नहीं इतनी आसानी से, नहीं जाएगी इतनी हाँ, आसानी दिल्ली वगैरह में मैं देखती हूँ, जनरली दिल्ली के लोग जो पुरुष है, लड़के हैं, वो बड़े ही रूडली बात करते हैं हाँ। और उनके अंदर बिल्कुल फीमेल्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब आमतौर पे एक चलन सा है कि उनको इंफीरियर समझते हैं वो लोग, स्पेशली नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली नॉर्थ साइड में North क्या India जैसे में how they मुस्लिम have seen their जो mothers इन्वेजन being हुआ है treated, ना? थोड़ा तो हरियाणा की भाषा थोड़ी हाँ। ऐसी है। हाँ, देखिए साउथ में नहीं, थोड़ा उत्तर जो प्रदेश में भी इन्वेज बहुत है, नीरजा को पता होगा, ये प्रीति को पता होगा, इन सब लोगों को उत्तर प्रदेश में भी बहुत खराब भाषा का, उत्तर प्रदेश जहाँ में पे भी बहुत खराब मतलब जैसे भावनाएं हमारे मैं मुजफ्फरनगर की हूँ, ये मेरठ की हैं मधु जी, तो वहाँ पे भी भाषा का पता नहीं इतना खराब प्रयोग होता है ना। वहाँ बंटवारा भी स्पष्ट है प्रणव दी, हाँ, मतलब महिलाएं बंटवारा घर भी रहेंगी, स्पष्ट। पुरुष बाहर का करेंगे और उसी आधार पे उनकी भाषा, व्यवहार और जो भी एक समाज में जो दिखता है मतलब सारा उस आधार एक आवश्यकता होगी तो काम करवाएंगे, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिलेगी जो पुरुष को मिले। रूल्स एंड रेगुलेशंस की माइंडसेट जो उनका है ना, वो है ही। और नॉर्थ में जो मुस्लिम की इन्फ्लुएंस रही है, Yes, उसके this कारण is one of the विमेन को reasons. एकदम, वो भी जैसे है, साउथ में देख, साउथ में मेन आर मोर रिस्पेक्टफुल और विमेन आर Yes, okay. गिवन मोर लिबर्टी टू वर्क, क्योंकि ऐसे वहाँ की सब महिलाएं बहुत बहुत clear काम कर रही हैं शुरू से ही साउथ में। काम भी हाँ, बहुत कर रही है। invasion और से आई भी थिंक एक्चुअली मेरी सोशल उसमें बहुत फर्क पड़ा, अदरवाइज एज अ हिंदू सोसाइटी हाँ। उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। अगर आप पुराने अपने पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंसेस नहीं है। अब देखिए ना स्वयंवर क्या हाँ, होते थे, exactly. तो इक्वल राइट्स सही थे बात। ना, तो ये चेंजेस हुए हैं, तो सही थे। डेफिनेटली द सर्कल इज द व्हील इज मूविंग इन द बेटर और डायरेक्शन। वेस्ट में क्या है कि वेस्ट में इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस बहुत है विमेन को, नहीं, तो पर- वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है स्मिता, बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यूरोप में कंपैरेटिवली कम है। यूएस वगैरह में अगर आप देखें, मैं US में- बराक ओबामा की अभी US बुक में पढ़ है, रही थी, US में बहुत इवन I वोटिंग know. राइट्स के लिए दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट वोटिंग राइट्स टू वुमेन I एंड know. अवेयरनेस Yes, के लिए। yes. और हमारे यहाँ वो देखो तो किस है, लेवल वो पे तो है We वोटिंग got the अवेयरनेस। voting rights before the US females got the voting. हाँ, Yeah. बहुत देर या वो 1960 में मिले हुए। ये हाँ। एक्चुअली ये जब यूपी, मैं आपको बता रही थी ना मधु दी, जब यूके गई तो मेरा एक उपन्यास चल रहा था दिल्ली प्रेस में, तो जब वहाँ गई एक लाइब्रेरी में, तो वहाँ कैनेडियन थी लाइब्रेरियन, तो उन्होंने कहा मेरे से कि यू आर ए राइटर। उन्होंने मेरी तस्वीर दिखाई, मैंने कहा यहाँ कैसे मेरी तस्वीर आ गई, तो बोले देखो आपका ये वो धारावाहिक चल रहा था उपन्यास, तो उसमें मैं तो बड़ी खुश हो गई, भैया विदेश में तस्वीर देखने को मिल रही है, तो मैं बड़ी प्रफुल्लित हो गई। तो बोली कि आप अंग्रेजी में लिखती है, मैंने कहा थोड़ी बहुत कविताएं लिखी है मैंने, छोटी मोटी लिख लेती हूँ कभी। तो बोली आप हमें लिख के दो। तो मैंने उससे एक चीज़ कही, मैंने कहा भाई मैं तो जो भारतीय स्त्रियों के उस पर मैं थोड़ी बहुत मेरी नज़र पड़ती है वो लिखती हूँ। तो उसने कहा आपको क्या लगता है पूरे संसार के अंदर क्या कुछ और माइंडसेट है? ऐसा नहीं है, औरत हर जगह औरत है। उसने मुझे ये जो बात कही मेरी यहाँ पे बिल्कुल जम गई। सही मैंने बात। कहा हाँ, और फिर वर्किंग उसने वुमेन्स कहा को तो आप डबल झेलना पड़ता है। डबल घर झेलना से जब पड़ता वो है। निकलती हैं तो उनसे कहा जाता है सज धज के मजे करने जा रही हैं, हाँ, और घर हाँ, आके बिल्कुल। भी करना पड़ता है उनको। और हिंदुस्तान में तो वहाँ पे बैठे हुए तो हिंदुस्तान के लोग तो अरे वो तो मस्ती में है, और किस मस्ती में, और हाँ। तुमने अपने बेटे को क्या शिक्षा दी है, वो क्या तुम्हें कोऑपरेट कर रहा है, वो तो उसको ही पता है ना जो झेल रहा है कि भैया तू बामन की बेटी नहीं है, मैं बामन का बेटा हूँ, ये क्या बात है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे जिस बेल्ट में वहाँ पे ना जाटों का बहुत प्रभाव है। हमारी वो एक अलग बात है कि भाई हमारा परिवार बहुत पढ़ा लिखा रहा, लेकिन जाटों का परिवार जो उसकी वजह से उनकी मानसिकता वैसी ही हो गई, और भाषा भी बहुत खराब है, बहुत खराब। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं अपन। मंजू जी आपकी शानदार कविता के बारे में मैं बोल रही थी कि 3 पीढ़ियों की कविता है, 3 माओं की कविता है, समाज में हुए बदलाव की कविता है, और स्त्रियों के प्रति जो मानसिकता बदली है उससे जुड़ी हुई कविता है। बहुत ही शानदार कविता। एक कविता 3 युगों की बात करती है, 3 पीढ़ियों की बात करती है। आज आप हमारे कर्मभूमि के एक बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में कहूँगी, क्योंकि हमारा पहली ये किंडल बुक है फुलवारी, जिसका कि आज विमोचन है। इसमें आज आप आई, आपकी उपस्थिति ने हमारे मंच को गौरवान्वित किया है, आपके कथ्य ने हमको समृद्ध किया है, और आपकी इस उपस्थिति का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो साथी हैं सब, उनका स्नेह और आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहा है। आप सबका भी शुक्रिया, और जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पर और लोग देखेंगे, उनका भी मैं अग्रिम शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, आप लोग उपस्थित रह सकते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार
आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि कर्मभूमि अहमदाबाद जो है ये यथा नाम तथा गुण के अनुसार पिछले 4 वर्षों से बहुत ही सदुपयोगी कार्य और साहित्य सेवा कर रही है। और इसके लिए मैं आप जो दोनों द्वे संस्थापक हैं, प्रीति अज्ञात और नीरजा भटनागर, दोनों का अभिनंदन करना चाहूँगी। और इसके द्वारा जो आप साहित्य, कला और संस्कृति में क्षेत्र में नई नई प्रतिभाएं लेके आ रहे हैं और एक सशक्त मंच उनको दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, वरिष्ठ सदस्यों का भी भरपूर उनको मार्गदर्शन मिल रहा है इसके द्वारा। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। और अब किंडल निकालने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही बड़ा कदम है, जिसका हम सबको स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। और ये बहुत खुशी का अवसर है मेरे लिए और मैं खूब गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया ऐसे अवसर पर और मुझे बुलाया। और इतना अच्छी स्तरीय कविताएं मुझे कहानियाँ और रचनाएं सुनने को मिली। और इससे जो हम लोगों की स्त्रियों की जो आज के युग में और पुराने युग में आज के युग में जो स्त्रियों का जो स्थान बनता जा रहा है और उसमें जो प्रगति होती जा रही है, वो सब हमको आपकी रचनाओं में झलका सबकी उसमें झलक आ रही है। तो वो एक बहुत बड़ी है। और ये स्त्री विमर्श की आज का जो कार्यक्रम है वो एक तरह से देखा जाए तो स्त्री विमर्श का ही कार्यक्रम हो गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम ही लोग आपस में लिए महसूस नहीं करेंगे, अपनी भावनाओं को नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई देना चाहती हूँ कि हमने ऐसे विषय उठाए आप लोगों ने और उन पर इतनी अच्छी चर्चा की। साहित्यिक चर्चा भी हो गई और सामाजिक चर्चा भी हो गई। मेरे कुछ पंक्तियों से मैं अपना समापन करूँगी बात की। इस सिलसिले कदमों के कुछ इस तरह बनते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। इस सिलसिले कदमों के कुछ इस तरह चलते रहे, बढ़ते रहे कदम निरंतर पीछे निशा बनते रहे, बढ़ते रहे कदम निरंतर पीछे निशा बनते रहे। और कुछ चार पंक्तियां आप लोगों के लिए समर्पित। आओ कुछ तो जतन